एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे क्या बेनिफिट होगी? सबसे पहले यहाँ पे द हिंदू की पूरी डिटेलिंग मैं दे देता हूँ। जो बैकग्राउंड डिटेलिंग्स होती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से आपको ज्वाइन करना है? सीधे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको सारी की सारी डिजिटल नोट्स, पीडीएफ और भी जो आपकी स्टडी मटेरियल है वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ। आसानी से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जल्दी से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म पे? ऐसे प्लेटफॉर्म जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया। इस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे सबसे पहले फ्रंट न्यूज़ पे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, उस चीज़ की डिटेलिंग को समझा जाएगा। तो आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे कुछ मिनट का स्पीच था लोकसभा में। उसमें उन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया है। तो यहाँ पे उठ के उन्होंने कुछ घंटे स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि जो सबवर्ट करने का कार्य किया है कॉन्स्टिट्यूशंस को, वहाँ पे कौन है? तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो चीज़ करा है। यही सारी डिटेलिंग इस आर्टिकल में दी गई है। 45 मिनट्स की यहाँ पे डिबेट चली थी, स्पीच भी, और 75 साल की इस जर्नी में ये सारी चीज़ें निकल के आई। और जो भी यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के लीगली यहाँ पे चीज़ें लेकर के आया है। जैसे कि ये कह रहे हैं EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन भी इन्होंने लेकर के आया। जो भी अमेंडमेंट है आपका, सबसे पहला 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का। और एनजेक, इसका नाम एनजेक है। तो ये जुडिशरी की चीज़ों को बदलने के लिए आया था। हालांकि जुडिशरी इसको सबवर्ट कर दिया था, याद रखिएगा, मतलब नल एंड वाइड कर दिया था। सबसे पहला अमेंडमेंट जो इस रूलिंग गवर्नमेंट ने लेकर के आया था। और अभी से लेकर के 106 तक का जो भी अमेंडमेंट हुआ है, ये सारा का सारा अमेंडमेंट आपको ये लीगल कह रहे हैं। तो लीगल है ही, तभी तो अमेंडमेंट हो रहा है, नहीं तो जुडिशरी नल एंड वाइड करती। अब यहाँ पे डिबेट यही चल रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे यहाँ पे आरोप लगा रहा है। हम लोग पीछे जा करके खंगाल रहे हैं कि आपने क्या किया। हमें आगे का फ्यूचर प्लान के बारे में सोचना चाहिए कि देश कहाँ जा कर के रुकेगा। उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हम नेहरू और गांधी इस फैमिली को यहाँ पे एक्यूज नहीं कर सकते कि पीछे के लोगों ने क्या किया। हमें आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा, ना कि पीछे के लोगों ने ये किया तो हम यहाँ पे आके रुक गए। ये कोई पार्लियामेंट में फ्रूटफुल डिबेट और डिस्कशन नहीं कहा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। 75 साल की चीज़ों पे आरोप दोषारोपण, एक दूसरे पे चीज़ें चल रही हैं। इस अगर ब्रैकेट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे सुप्रीम जो लीडर है, उन्होंने मनुस्मृति को चुना है। किसके? यहाँ पे सीधे बीजेपी के जो लीडर थे सुप्रीम पहले वाले, तो वो लोग मनुस्मृति को चुने। मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ है, लिखी हुई हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कौन आरोप लगा रहा है? तो कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी जी इस प्रकार की चीजें कह रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको आप लोगों ने ये भी नहीं माना था कि ये इंडिया की प्रीफर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस है आप लोगों ने। तो ये यहाँ पे पूरी चीजें दोनों ग्रुप में वार्ता चल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के इतने सारे मुद्दे निकल गए, तो आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना हाईलाइट हो चुका है इस चीज को लेके। वही सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट अगर आर्टिकल कहीं निकला है तो साउथ कोरिया के इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो यून सुक यूओल यहाँ के प्रेसिडेंट थे। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कहाँ है? सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, फिर उसकी एक एडिटोरियल के साथ डिटेलिंग दी जाएगी। साउथ कोरिया का रीजन आपका ये रहा, ये साउथ कोरिया है और यहाँ से नॉर्थ कोरिया आ जाता है ये वाला पार्ट पे। तो यही वाली रीजन है साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया का लोकेशन आपको दिखाना था मुझे। अब यहाँ पे चलेंगे कि पिछले कुछ दिनों में
जो मार्शल लॉ लगाई गई थी, कहाँ पे? तो आपके साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं। हालांकि एक शॉर्ट टर्म के लिए ये मार्शल लॉ लगाई गई थी, फिर हटा ली गई, और अपोजिशन गवर्नमेंट इसका बहुत हैवी फायदा भी उठा रहा है। अब उसकी वजह से यहाँ पे इम्पीचमेंट हुआ। अब ये जो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट साउथ कोरिया वाले रीजन में हुआ पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आई? तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई कि इनको इम्पीच किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी में मेंबर थे उन्होंने इसी फेवर में, इम्पीचमेंट मोशन के फेवर में वोटिंग किया है। तो वोटिंग करने की वजह से यहाँ पे अब देखते हैं कौन नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा, क्योंकि इनको तो अब हटना पड़ेगा, इम्पीचमेंट हो गया है। अब इसका फायदा यहाँ पे कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, जो प्रेसिडेंट को लेकर के ये बहुत सारे इश्यू निकल के आ रही है, और यून सुक यूल को तो अब जाना पड़ेगा क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस हो चुका है। तो लगभग 208 प्लस के आसपास लोगों ने इम्पीचमेंट मोशन को फेवर किया है, तो उनको वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अपनी जो सत्ता है वो छोड़नी पड़ेगी। देखते हैं कौन यहाँ पे निकल के आता है, कैसे चीजें चलेंगी। अपोजिशन को बार बार इस एडिटोरियल में यही बातें बोली गई हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिक्टेटरशिप यहाँ पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यून सीक यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं ये सब बातें, यून सीक योल, की लेजिस्लेटिव का इस्तेमाल करके यहाँ पे मेजॉरिटी मेरे खिलाफ करी जा रही है। तो दोनों चीजें हैं, एक प्रकार से अगर अपोजिशंस को आप देखेंगे और दूसरी प्रकार से रूलिंग पार्टी को देखेंगे आप, इन दोनों पार्टी में आपको यही चीजें निकल के आ रही हैं पावर की। तो ये पावर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम पोलराइजेशन एक प्रकार से एक ही तरफ हो गई है। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे रहने की जरूरत है डेमोक्रेटिक कंट्री को, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो, जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये यून्स प्रेसिडेंटी के अंतर्गत भी स्टेट प्रोसिक्यूटर यहाँ पे बहुत तीव्र गति से हुआ था। तो ये प्रॉब्लम दोनों तरह से निकल के आ रही है, दोषारोपण दोनों तरह से हो रहा है। यही पूरे एडिटोरियल में यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो ये यहाँ पे देखते हैं कैसे लेजिस्लेटिव डिक्टेटरशिप का टर्म इन्होंने यूज किया है यून सूक योल ने, और इसी पे ये फोकस कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं क्षमा नहीं मांग सकता, मैं माफी क्यों मांगू। वो सीधे यही बात कर रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और यहाँ पे बहुत हैवी प्रोटेस्ट भी चलाया जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें चल रही हैं साउथ कोरिया में भी, और यहाँ पे अपने इंडिया वाली जगहों पे भी। तो दोनों कंट्री में देख सकते हैं कुछ बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। लेकिन हालांकि बात करें तो यहाँ पे भारत में इम्पीचमेंट की बात किसकी करी गई है? यहाँ पे राज्यसभा मेंबर की, धनखड़ साहब की। तो भारत में राज्यसभा मेंबर धनखड़ की इम्पीचमेंट की भी बातें करी गई हैं। वो आपको 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो भी एक एटलीस्ट कुछ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आपके फेवर में होने चाहिए, तब आप इस प्रकार की कर सकते हैं। और ये जब मोशन डेट होगा 14 डेज 14 दिन का, तब जाकर के आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं यहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये चीजें याद रखिएगा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो ये प्रॉपर चीजें जो आपको यहाँ पे दिखाया, ये सारी चीजें साउथ कोरिया से रिलेट करके, अपने प्यारे इंडिया से रिलेट करके चीजें थी जो मैं समझाने का प्रयास किया हूं। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दें, उसकी मैं शीघ्र समय रहते ही रिस्पांस जरूर लूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर से प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे शेयर कर सकते हैं। कोई भी कमेंट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक आप अच्छा दे सकते हैं, आपको बुरा लगे बुरा फीडबैक दे सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए आप फीडबैक दें, उसमें हम फीडबैक में जरूर से कोई ना कोई रिस्पांस और सुधार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इस मुद्दे को मानता हूं, हरियाणा पुलिस यहाँ पे वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करिए। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन आप देख सकते हैं किस तीव्र गति से चलता है ये, जो किसानों के ऊपर चार्ज कर रहा है। तो इससे कई सारी इंजरी भी होती है। ये केवल दिखने में पानी होता है दोस्तों, लेकिन ये इतनी इंजरी, याद करिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वाटर इतनी स्पीड से आती है तो आदमी को वो काट भी सकती है अगर फोर्स से पतली धार निकाला जाए तो ये वाटर कैनन है। वाटर कैनन से चोटें भी आती हैं, इंजरी हो जाती हैं, ब्रूजेज आ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम निकल के
आती हैं अगर आपके शरीर पे सीधा उसका प्रयोग हुआ तो यहाँ पे किसान को क्यों रोका जा रहा है? अब क्वेश्चंस यहाँ पे यही है सबसे बड़ा। तो किसान आपको बता दें कई साल से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे सिंगू बॉर्डर और दिल्ली वाले और एनसीआर वाले रीजन में। तो यहाँ पे एमएसपी की डिमांड कर रहे थे। ये एमएसपी क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस एक फिक्स कराना चाहते हैं कि इसका एक अमाउंट आप फिक्स करो और इसी अमाउंट से फार्मर से आप कोई भी सीरियल पैडी जो भी चीजें हो उगाते हो उसका खरीद फरोख्त करो ताकि फार्मर को एक निश्चित प्राइस मिल सके, निश्चित रेट मिल सके। अगर रेट ही नहीं मिलेगा तो फार्मर तो किसान फील्ड में अपने मेहनत कर रहा है और मेहनत का उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फार्मर और ज्यादा पॉवर्टी में आ जाएगा, गरीबी में आ जाएगा। अब गरीबी में आ जाएगा तो फार्मर सुसाइड देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कर रहे हैं, ये पूरी डाटा है। तो सुसाइड की तरफ फार्मर बढ़ने चले जाते हैं और जो भी लोन है उसको वेव किया जाए, लोन फार्मर जो लिए हैं उसको वेव किया जाए, ये इनका डिमांड है। फार्मर को पेंशन दिया जाए, ये इनका डिमांड है। फार्मर को पेंशन दिया जाए, एक निश्चित अमाउंट पे एमएसपी लिया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये इनका जो डिमांड है और इसके लिए यहाँ पे हैवी बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है ये ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है और दिल्ली मार्च करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से यहाँ पे पिक्चर में जो चीजें चल रही हैं, बैरिकेडिंग के लिए अच्छे से स्वागत करने के लिए यहाँ पे पुलिस तैयार है। किसकी? फार्मर की। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे हैवी ट्रैफिक और टीयर गैसेस, बैरिकेडिंग, यहाँ पे फार्मर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्रुप। ये सारी चीजें बैरिकेडिंग जो हैवी स्वागत के लिए यहाँ पे रोड पे बिछा दी गई हैं, कहीं कहीं कीले रोडे पे ठोक दी गई हैं, हैवी वहाँ पे बैरिकेडिंग करी गई है कि चीजें कोई पास आउट ना हो। फोर्सेस वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो फार्मर के अगेंस्ट में चीजें जा क्यों रही हैं? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो एमएसपी से लेकर के और उनके जो डिमांड है उसको पूर्ति न की जा रही है सरकार के द्वारा, उसको लेकर के है। क्या हम अब इनके एमएसपी चीजों को फिक्स आउट नहीं कर सकते कि एक निश्चित अमाउंट इनको प्राप्त होगी? इसके लिए भी ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए। दूसरा जो चीजें चल रहा है यहाँ पे, ड्राइव अगेंस्ट पावर थेफ्ट और इंक्रोचमेंट नियर संभल मस्जिद। रिसेंटली संभल मस्जिद में सर्वे कराया गया था जिसके कारण 4 से 5 माइनॉरिटी ग्रुप का डेथ हुआ था। हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से मैं कवर किया था। आशा करते हैं जो लोग सुने होंगे समझे होंगे उनको अच्छे से समझ में आई भी होगी। तो यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में संभल मस्जिद को यहाँ पे ट्रैक किया था। अब इश्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ पे? तो जो यहाँ पे एरिया है संभल वाला, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी देखी जा रही है, कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं। यानी पुलिस अपना इतना एक्टिव हो गई है जितना एक्टिव इसको मतलब ओवर एक्टिव कह दूं तो ओवर एक्टिव चल रहा है पुलिस इस एरिया में। किस रीजन में? संभल वाले रीजन में। तो क्या कारण है आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने ही सिटीजन के ऊपर इतना ओवर एक्टिवनेस हम लोग दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि आखिर अल्टीमेटली देखा जाए तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। और इस प्रकार की चीजें एक विशेष जोन में जाकर के करना कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं और संभल मस्जिद को लेकर के इश्यू भी निकल के आई थी। रिसेंटली सर्वे भी कराई गई थी, वहां पे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो यही पूरी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये यूपी का लोकेशन है, आप समझ सकते हैं, यूपी में संभल कुछ यहाँ पे इसका लोकेशन है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए सही मायने में नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो बहुत ही बेहतरीन एक न्यूज निकल के आई है। बस्तर का एक विलेज है उवर्ती, ये एक्चुअली नक्सलाइट वाली जोन है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ये पड़ता है जहां पर अभी तक टीबी भी नहीं पहुंचा था। तो इलेक्ट्रिसिटी, टीबी, ये सब चीजें वहां नहीं पहुंची थी जिसके कारण इन लोगों को पता ही नहीं था कि टीबी क्या होता है। देखिए बच्चे बूढ़े ये लोग बैठ के यहाँ पे
टीवी देख रहे हैं। इनको अब पता चला है कि टीवी क्या होता है, टेलीविज़न। तो ये लोग आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे टीवी का। और यहाँ पे इस रीजन में, नक्सल वाले रीजन में, खास करके पुअर्ती वाली बात करें अगर, तो इस पुअर्ती विलेज जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में पड़ती है, छत्तीसगढ़ का कहाँ है, तो इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे नक्सल वाले विलेज हैं जहाँ पर इस प्रकार की गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं पहुंची है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे इनको ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही रोड की फैसिलिटी है, ना ही हेल्थ की फैसिलिटी है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है। तो ये सब चीज़ें कट आउट हैं, टैप वाटर नहीं है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वहाँ पे वोटिंग कराने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है गवर्नमेंट को। कोई ऑफिसर वहाँ विजिट कर रहा है तो वो भी सोचना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अपने ही कंट्री में। पैरेलल गवर्नमेंट की भाषा अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो खराब नहीं होगी। एक तरफ है एक इंडिया जो बढ़ रहा है तेजी से, दूसरी तरफ एक इंडिया है जो वहीं पे रुका हुआ है, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो उस पे यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे मनुस्मृति की हिसाब से कंट्री को रन कराना चाहती है। यहाँ पे ऑपोजिशन राहुल गांधी इस प्रकार का रिमार्क करते हुए नजर आ रहा है। तो दोनों लोगों का रिमार्क आपको मैं दिखा दिया क्योंकि बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। इनका कहना है विनायक दामोदर सावरकर बिलीव करते थे कि कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में एट्रीब्यूट है ही नहीं, इंडियन एट्रीब्यूट अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है। ये कौन कहता था? विनायक दामोदर सावरकर साहब। तो इन चीज़ों को अगर आज आप देखेंगे, क्या सच में नहीं है? भारत की हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को, लोकेशंस पे हर चीज़ों की पहलू की अच्छी से हम लोग इन्वेस्टिगेशंस किए थे, रिसर्च किए थे, तब जाकर के ये संविधान कोड ऑफ कंडक्ट हमें प्राप्त हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही मेहनत से, बाबा साहब का अतुल्य योगदान है, उसके योगदान से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब चलेंगे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पे। ये एडिटोरियल है दोस्तों सीरिया के ऊपर। आपको पता ही होगा बशर अल असद की गवर्नमेंट का फॉल हुआ है, यानी उनकी गवर्नमेंट गई है और यहाँ पे रूलिंग जो पार्टी है वो क्या है? HTS, हयात ताहिर अल-शाम। ये ग्रुप एक मिलिटेंट ग्रुप है, यानी रिलेटेड टू IS। ये एक्चुअली अलकायदा से ही निकल के चीज़ें आई हैं। तो ये अलकायदा से चीज़ें निकल के आई हैं HTS ग्रुप। अब इनका सामना करना पड़ेगा यहाँ के जो भी सिटीजन है। अब बात करी जा रही है कि क्या यहाँ पे असाद का जो रेजीम है वो 60 साल के बाद कैसे फॉल हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या क्या था यहाँ पे आप जल्दी से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम था हैवी बर्डन, फिनेंशियली हैवी बर्डन फिनेंशियली। उसके बाद जो है पॉवर्टी बहुत अधिक थी, पॉवर्टी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा अगर बात करें तो यहाँ पे क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी सोल्जर्स थे, सैनिक थे, सोल्जर सैनिक को आप देखेंगे जब डिटेल में तो आपको देखेगा कि इनकी सैलरी भी टाइम पे आउटपुट नहीं मिल रही थी। तो सैलरी की वजह से भी ये लोग सपोर्ट में नहीं थे, जिसके कारण इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी। अनट्रेंड सोल्जर ये लोग जॉब में रख रहे थे। तो इसके कारण ये यहाँ पे कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हो सकती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डिक्टेटरशिप टाइप से रूलिंग चल रही थी असाद गवर्नमेंट की यहाँ पे, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आई। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने कवर किया है। अब देखा जाए तो 3-4 कंट्री को आपको देखना पड़ेगा जो इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका सीरिया है, इसकी कैपिटल हो गई दमास्कस। लेकिन ये रीजन आप देखिए लेबनान से जुड़ा हुआ है, तुर्की से बॉर्डर शेयर करता है, इराक से और जॉर्डन से। इन कंट्री ने इसके अगेंस्ट में अपना सपोर्ट दिखाया। तुर्की, जॉर्डन, इन कंट्री ने इनके अगेंस्ट में अपना सपोर्ट दिखाया, जहां से यहां से लेकर के मिलिटेंट्स ग्रुप इधर आया और तुर्की से निकल करके मिलिटेंट्स ग्रुप इधर आया, जिसके कारण
HTS ये ग्रुप निकल के आया और इदलीब में अभी भी इसका रूलिंग है HTS की, जो मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पे कोई बशर अल असद की जो गवर्नमेंट थी जैसी चल रही है उससे कुछ अलग है नहीं, ये भी डिक्टेटरशिप टाइप से चला रहे हैं। अब ये नए नए चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो भी सिटी हैं पूरी की पूरी यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। इस वाले रीजन में खुर्दीस फोर्स एक ट्राइबल ग्रुप है जो अपना अलग आइडेंटिटी डिमांड करता है। तो इसमें अलग अलग रीजन पे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो सपोर्ट होना चाहिए वो यूनाइटेड नहीं है। तो यहाँ पे किस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बशर अल असद गवर्नमेंट की तो फाल हो चुकी है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं अभी रिसेंटली HTS ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि ये एक लिबरल तरीके से कंट्री को रन करेंगे, लेकिन इदलीब एक सिटी है, वो कहाँ पे है तो इस मैप में देखिए यही इदलीब सिटी है। इस सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी डिक्टेटरशिप टाइप से गवर्नमेंट चला रही है HTS। तो अभी रिसेंटली की हम बात कर रहे हैं तो जॉर्डन ने भी अपना सपोर्ट किया, तुर्की ने सपोर्ट किया, और ये लोग तो ट्रेनिंग लेके आए थे HTS अलकायदा से। तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा ये अभी इस कंट्री पे कब्जा है। लेकिन यहाँ पे ईरान, लेबनान, रशिया ये कंट्री हो गई, एक तरफ इजराइल, USA, तुर्की, ये कंट्री कहीं ना कहीं सीरिया के अगेंस्ट में खड़ी हैं। तो ये कंट्री सीरिया के अगेंस्ट में खड़ी हैं क्यों? क्योंकि ईरान के अगेंस्ट में USA हमेशा के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूक्लियर पावर की बातें करता रहता है। तो ये इश्यू निकल के आती हैं। लेकिन ये कंट्री सहायता अगर करती तो ये इस कंट्री सीरिया की डाउनफॉल नहीं होती। ये कंट्री किससे लड़ भिड़ रही है आज के डेट में? वार के टाइम में चल रहा है, तो यहाँ पे यूक्रेन का वार चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान की अगर बात करें तो ईरान भी इजराइल से यहाँ पे कहीं ना कहीं इस गर्मी से छोटे छोटे लड़ाइयों में शामिल हुआ है रिसेंटली। लेबनान की बात करें तो ये भी हिजबुल्लाह वाला ग्रुप, ये भी इजराइल से यहाँ पे लड़ भिड़ रहा है। तो ये इश्यू इनके पास, रसिया के पास इतना सपोर्ट था ही नहीं कि वो सीरिया को दे सके। इसकी वजह से इनका एक और जियोपॉलिटिकल कारण समझ सकते हैं। और दूसरी बात, इतनी दयनीय स्थिति थी सीरिया की, तो यहाँ पे देखिए लो इनकम कंट्री में ये चीज़ें आती हैं। तो लो इनकम कंट्री में चीज़ें आती हैं। वहीं पे अगर बात करें आपका इजराइल जैसी कंट्री, तो वो अपर मिडिल इनकम में यहाँ पे आ रही है। अगर सही मायने में लोकेशन देखेंगे तो इसी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे इस मैप में दिख रहा होगा। पूरी डिटेलिंग इस एडिटोरियल की मैं यहाँ को आपको दे दिया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो आपको इस डिटेलिंग में दे दिया। अब इनका रूलिंग चल रहा है तो बहुत ही अपने एक विचित्र प्रकार से रूल को ये करने वाले हैं, क्योंकि वो तो समय बताएगा कि कैसे किस प्रकार से ये चीज़ें लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, उसकी पूरी बैकग्राउंड आपको अच्छे से दे दूंगा। H5N1 वायरस की बात करी गई है, जो बोवाइन यानी दूध देने वाले पशु, उनसे ये चीज़ें फैल रही है। कैसे? तो न्यूरोट्रोपिज्म, बहुत सारे जो ममल हैं दूध देने वाले, उनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं। बात करी जा रही है न्यूरोट्रोपिज्म ऑफ 2024 H5N1 वायरस, जो बिलोंग करते हैं 2.3.4 बी क्लैड से, और ये हाईलाइट किया गया है हाई वायरल लोड, जो आपके ब्रेन को कम से कम ये इंजर करते हैं, और वायरल प्रेजेंस लंग में सेवरल स्पीसीज के यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वायरस की बिहेवियर है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे न्यूरोट्रोपिज्म यानी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को इन्फ्लेम कर देंगे, सूजन कर देंगे, ब्रेन को सूजन कर देंगे, आपकी फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी। अब इस चीज़ को पूरी की पूरी नोट्स के हिसाब से हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। तो जो कंपैरिजन यहाँ पे चला है 2004 के H5N1 स्ट्रेन से, ये बहुत ही फैटल है, यानी ह्यूमन केस में भी ये फैटल है, यानी मृत्यु का भी यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ सकता है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करके मौत के घाट उतार सकता है। 2024 में जो बोवाइन का यहाँ पे स्ट्रेन मिला है H5N1 स्ट्रेन, ये करेंटली सर्कुलेट कर रहा है किससे? चूहों से। और ये दोनों स्ट्रेन यहाँ पे यूनिफॉर्मली फैटल है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही खतरनाक है।
ये एक्सपोज होता है एरोसोल से, हवा में ही एक्सपोज हो सकता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। टिश्यू ट्रोपिज्म डिफरेंसेस की अगर बात करें, 2004 से H5N1 स्ट्रेन यहाँ पे लार्जली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे लिमिटेड रेप्लिकेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज यहाँ पे कॉज करता है प्राइमरी, जिसके कारण लोगों की डेथ भी होती है। 2024 में बोवाइन H5N1 स्ट्रेन को यहाँ पे देखा जाए तो क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये रेप्लिकेट करता है बोथ इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और वेरियस रीजन ऑफ द ब्रेन, जो कि पहले यहाँ पे इस चीज़ें दूसरी थी। आज के डेट में न्यूरोलॉजिकल साइन दिखा रहा है कि ब्रेन में सूजन हो जा रही है, जो कि बताया मैं, और न्यूरोट्रोपिज्म लाइक रेस्पिरेटरी रेस्ट्रिक्टेड 2004 के स्ट्रेन को यहाँ पे बोला गया है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जब चूहे के ऊपर हुआ तो क्या पाया, तो यहाँ 2024 में बोवाइन स्ट्रेन यहाँ पे मिला है। ये क्या दिखा रहा है कि न्यूरोलॉजिकल साइन दिखा रहा है जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, और वायरस डिटेक्ट किया गया है ब्रेन के टिश्यू में, जो ये तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। वायरस क्लैड और स्प्रेड भी हुआ है। H5N1 क्लैड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार की शिफ्टिंग के लिए। तो 90% स्पेसीज बर्ड में, 21 ममेलियन स्पेसीज यहाँ पे वाइड स्प्रेड फैला हुआ है। डिटेक्ट किया गया है डेयरी कैटल से। टेक्सास अमेरिका की जो सिटी है वहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। तो 12 दिसंबर 2024 में इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। किसको फैला है? 832 कैटल हर्ड्स, यानी जो जानवरों की झुंड है उसमें 16 US के स्टेट में ये चीज़ें मिली हैं, कैलिफोर्निया जैसी। टोटल यहाँ पे 50 स्टेट हैं आपके US में। तो ये इन स्टेटों को अगर देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, केसेस ज़्यादा निकल के आ रही हैं। न्यूरोट्रोपिज्म इन एनिमल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को, जो इन्फेक्ट करता है इसी क्लैड, इसी स्ट्रेन से। बिल्लियों में भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। साउथ डकोटा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखे हैं। वायरल RNA एंटीजन डिटेक्ट किए गए हैं ब्रेन से, और सिमिलर केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं इन कंट्री में, फ्रांस, पोलैंड, साउथ कोरिया, US। अदर ममल्स में भी चीज़ें पाई हैं। तो डॉल्फिन भी नहीं बचे हैं, स्कंक नहीं बचे हैं, मिंक्स, फॉक्सेस, सी लायंस, ये सब भी न्यूरोलॉजिकल साइन दिखा रहे हैं। तो बहुत सारा वायरस का यहाँ पे प्रभाव निकल के आ रहा है जो इम्पैक्ट करा जा रहा है। केटल इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हम सभी लोग जान रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अगर सेंट्रल काऊ में अगर देखा जाए, डेयरी काऊ में खास करके, तो कोई भी नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हैज बीन रिपोर्टेड इन काऊ। यहाँ पे अगर बात करें काऊ की, वायरस रिप्लिकेशन ये केवल और केवल लिमिटेड है ममेरी ग्लैंड में, एक चीज़ें याद रखिएगा, और लैक्टेटिंग काऊ में। ट्रांसमिशंस की अगर बात करें तो हर्ड यहाँ पे लिंक किया है। मिल्किंग जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, यानी अगर मिल्किंग करी जाएगी किसी भी एनिमल की तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन की सबसे ज़्यादा इस बीमारी की चांसेस निकल के आ रही हैं। तो ये फाइंडिंग पाई गई है कि जो भी वायरस है वो शिफ्ट हो जा रहा है, और इसका इसी क्लैड पे शिफ्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है, 2.3.4.4b। ये न्यूरोट्रोपिज्म कंपेयर करा जाए H5N1 के क्लैड से तो यहाँ पे वायरल म्यूटेशन हो रहा है। ये क्या होता है? यानी चेंज कर लेता है अपनी प्रकृति। कभी वो एक कोड पे काम करता था आपका दवा, अब दूसरे कोड पे काम करेगा, फिर ये भी बेकार हो जाएगा तीसरे कोड पे, फिर ये भी बेकार हो जाएगा चौथे कोड पे। तो ये म्यूटेशन है, यानी वायरस ने अपने आप को बदल लिया, दिन पर दिन स्ट्रांग करता हुआ जा रहा है। तो आपको भी अपने दवा बदलना पड़ेगा। तो यही म्यूटेशन है वायरस के, एक प्रकार से उसकी उन चीज़ों में बेस कोर में बदलाव आ जाती है। CNS इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सेवरल स्पीसीज में हो रही है। डाइवर्स ममेलियन हॉस्ट भी हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल को यहाँ पे कंसर्न निकल के आ रही है। तो यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है, कैसे हम इनका रक्षा कर सकते हैं इस बोवाइन H5N1 स्ट्रेन से, जो यहाँ पे बता रहा है कि ये न्यूरोट्रोपिज्म कहीं ना कहीं चूहों से फैल रहा है और एनिमल तक जा रहा है। अब ये ह्यूमन को भी टारगेट करने वाला है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। फाइंडिंग ये चीज़ें दर्शा रही है कि जो भी पोटेंशियल है एडाप्टेशन की, ये एक बड़ा कंसर्न कर रहा है। किसका? क्योंकि वायरस एडाप्ट अपने आप को
कर ले रहा है। तो ये इम्पैक्ट है जो एक क्रॉस स्पीसीज ये निकल के आ रहा है, और ये एक मेजर कंसर्न है दोस्तों, मेजर कंसर्न, ताकि इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसको रूल आउट किया जाए, हटाया जाए। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, चूहों से कैसे निकल के आ रही हैं, क्या इसका कैरेक्टर है, किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है, ममल को कितना इम्पैक्ट किया, प्लस ह्यूमन तक कैसे पहुंच रहा है, न्यूरोट्रोपिज्म किस प्रकार से ब्रेन को इन्फ्लेशन दे रहा है, सूजन कर रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दिया। तो क्या आप मेरा एक प्रश्न का यहाँ पे जवाब देंगे, वायरस का डिस्कवरी कौन किया था और किस सन में किया था? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। ये एडिटोरियल यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, द हिंदू एडिटोरियल्स यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।